हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इन्फोसिस के साथ। सो इन्फोसिस की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत ही अच्छा खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, पॉसिबिलिटी वाली खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। किस चीज़ के चलते? तो यहाँ पे हम लोग को दो दिग्गज कंपनीज के बीच में डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो वो दो दिग्गज कौन सी है? एक है माइक्रोसॉफ्ट एंड दूसरी है कोका कोला। सो इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी बिलियन डॉलर की डील हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। सो आप सोचोगे इसमें इन्फोसिस का क्या फ़ायदा है? तो डेफिनेटली दोस्तों, इन्फोसिस को भी इस चीज डील के चलते अच्छा खासा हम लोग को बेनिफिट होते हुए देखने को मिलने वाला है एज अ सपोर्टिंग पार्टनर। सो सपोर्टिंग पार्टनर बिटनर तो ठीक है भाई, कितने पैसे मिलेंगे वो डील के चलते, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है माइक्रोसॉफ्ट कोका कोला की, वो लगभग 167 मिलियन डॉलर की हम लोग को ओवरऑल वहाँ पे बिजनेस डील देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसमें से अगर हम लोग बात करें तो समवेयर अराउंड इन्फोसिस को एज अ सपोर्टिंग पार्टनर एक्ट करने के लिए, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के चलते हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 25 मिलियन यहाँ पे हम कह सकते हैं यूरो का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। ये कितना है? 167 मिलियन यूरो का फ़ायदा उनको यहाँ पे मिल रहा है। इसमें से 25 मिलियन यूरो इन्फोसिस को बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। सो डेफिनेटली ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी सारे इस प्रकार के इंटरनेशनल डील्स हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। बाकी इन्फोसिस की बात करें तो आपको पता ही है, सेकेंड लार्जेस्ट हमारे देश की आईटी कंपनी, पहले तो टीसीएस है। मार्केट कैप की बात करें तो ऑलमोस्ट अभी 8 लाख करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बड़ी कंपनी, ये मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ी कंपनी से एक बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या रहता है भाई, कि आप 5 साल में, एटलीस्ट 5 से साल में डबल करके यहाँ पे देना चाहिए करके गारंटी नहीं होती है। ये एक बेसिक अनुमान होता है। सो आप देख सकते हो बेसिक अनुमान के हिसाब से ही इन्फोसिस तो अपने पाथ के ऊपर फिलहाल तो चल रहा है। तो बीच में आप देख सकते हो एक बहुत अच्छा मौका दिया था, बार बार कंपनीज आपको मौका देते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने काफ़ी बार कहा है, आइदर स्टेज 1 में निवेश करो, इसके लिए काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है। स्टेज 2 में एकदम जब तेज़ी के साथ स्टॉक भागता रहता है, ठीक है, तभी यूजुअली नहीं करना होता है निवेश। आप तेज़ी को एंजॉय कर सकते हो क्योंकि एग्जैक्टली टाइम नहीं पता है, और उसके बाद आपको पता है कभी ना कभी अच्छा करेक्शन मिल जाएगा। तब आप क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग स्टेज 3 बोलते हैं, आप उस स्टॉक को इवेलुएट कर सकते हैं, बिजनेस को इवेलुएट कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि ठीक है भविष्य में ये अच्छा कर सकता है करके, तो आप जा सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 30% के आसपास स्टॉक गिरते हुए देखने को, एंटायर आईटी इंडस्ट्री ही गिरी थी। आपको याद होगा अमेरिका में, यूरोप में जो स्लो डाउन देखने को मिला था, अब जितने भी आईटी स्टॉक है काफ़ी अच्छे से बैठे थे। तो एक अच्छा एक्सटर्नल इश्यूज़ के चलते हम लोगों को यहाँ पे मतलब मार्केट ओपन यहाँ पे हो चुका था। जिनको आईटी स्टॉक्स की शॉपिंग वहाँ पे करनी थी, उन्होंने अच्छी तरीके से की होगी, उनको अभी अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिल चुका है। बाकी जैसे आपको बताया, एक एवरेज टाइप की कंपनी, एवरेज मतलब रिटर्न्स के हिसाब से हम लोग बात करें, सुपर एबनॉर्मल रिटर्न्स मिलने के चांसेस इसमें काफ़ी कम रहेंगे अनटिल एंड अनलेस ये एआई से रिलेटेड फुल फ्लेजेड कोई बिजनेस ना कर ले। तब तक अगर देखा गया तो इनका परफॉर्मेंस ऐसे ही रहेगा। और हमारे देश की बात करें तो एआई से रिलेटेड डायरेक्टली काम करने वाली कंपनी नहीं है, ये इनडायरेक्टली ही काम करने वाली कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाकी कंपनी का पीएनएल, बैलेंस शीट सब कुछ बढ़िया ही है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं 14% के आसपास है, बट इंस्टीट्यूशंस का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। बाकी अगर देखा गया तो पब्लिक के पास 14-15% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इन्फोसिस की तो बात यहाँ पे हो गई। देन अभी आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। यस, ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आईपीओ शुरुआत में हम लोगों ने देखा था, इसका जीएमपी काफ़ी खराब देखने को यहाँ पे मिल रहा था, नेगेटिव इसमें था, बट लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई। उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। दो चीज़ के चलते स्टॉक पॉपुलर हुआ है। वाई? नंबर 1 भाई, प्राइस इसका काफ़ी छोटा था पहले, तो ऑटोमेटिकली लोग यहाँ पे बिगनर्स की अगर मैं बात करूँ तो अट्रैक्ट वो हो ही जाते हैं। एंड सेकंड भाई, फोमो जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है, जो भाग रहा है उसके पीछे भागो, ये तो चीज़ें एकदम कॉमन सी यहाँ पे रहती है। तो उसके बाद कभी ना कभी तो चीज़ें रुक ही जाएंगी। जैसे कि आज के दिन हम कह सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में 6-7% की गिरावट देखने को मिल गई है। ठीक है, तो गिरावट क्यों है भाई? नॉर्मल सी इतनी तेज़ी देखने को मिल गई तो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल चुकी है। दैट्स इट, इतना ही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नो डाउट अभी सवाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, सर ये कंपनी कैसी है? तो आपको बिजनेस स्टडी करना यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, कंपनी लॉस में भाई, स्टार्टअप टाइप की जो कंपनियाँ होती है वो ऐसी ही होती है। ठीक है, 90% 95% स्टार्टअप आपको इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। 2017 में इसकी शुरुआत होती हुई देखने को मिली थी। काफ़ी सिंपल सा गणित है भाई। आपको अगर टू व्हीलर में, ठीक है, ई बाइक, ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में अगर आपको रुचि है तो आप इस कंपनी को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ये बिजनेस लेवल की स्टडी आपकी होनी चाहिए। लगातार भाग रहा है इसीलिए खरीदेंगे, फिर गिर रहा है तो फिर पैनिक अटैक आएगा, तो ये इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो मैंने काफ़ी बार आपको कहा है कि ये नाम बदलते रहेंगे शेयर के। ठीक है, आपको सिचुएशन
मतलब हर एक स्टॉक के साथ ऐसी डील फिर यहाँ पे करनी पड़ेगी। अभी आप देख सकते हो पहला वाला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, माझगांव की बात करें, जीआरएससी की बात कर ले, कोचिन शिपयार्ड की बात कर ले, ठीक है, सभी कंपनीज ने लॉन्ग टर्म वालों को काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे दिए हैं, जिन्होंने एकदम तेजी देखकर ही एकदम पॉइंट पे ही जाके जो बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी वो काफ़ी बुरी स्थिति में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बस उस चीज़ में आप लोगों ने यहाँ पे नहीं आना है, मैंने काफ़ी बार आपको ये सिखाया है। आपको बिजनेस पसंद है देन फर्दर स्टडी कीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली कंपनी नई नई टाइप की कंपनी है, सब कुछ जो फोकस रहेगा वो रेवेन्यू के ऊपर ही रहेगा, प्रॉफिट तो यहाँ पे रहेगा नहीं करके, ठीक है। जैसे कि जोमेटो, पेटीएम, कार ट्रेड, नाइका, पीबी फिनटेक की बात करें, जितने भी नए टाइप की कंपनीज हम लोग को देखने को मिली थी, डिलीवरी की बात कर ले, तो उसी प्रकार का इनका बिजनेस के ऊपर फोकस यहाँ पे रहता है। पहले मार्केट को कैप्चर कीजिए, जितना हो सके उतना कैश बर्न कर करके, उसके बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी के यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो उस हिसाब से स्टडी आप लोगों ने यहाँ पे करना चाहिए। अगर आपको इसके रिलेटेड एक डिटेल वीडियो चाहिए, हम लोग प्रॉपरली स्टडी पर्पस के हिसाब से, कोई रिकमेंडेशन वाली चीज़ें नहीं होती, आपको पता है इस चैनल के ऊपर, तो जस्ट कमेंट सेक्शन येस करके बोल देना। कल या फिर परसों हम लोग इसको ट्राई करेंगे, एक पूरा डिटेल वीडियो कवर करेंगे बिजनेस के हिसाब से कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा रिस्पॉन्स आए तो जरूर कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एंजल वन, यस एंजल वन की बात करेंगे। आज के दिन वापस एक अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है, 13-13.25% की तेजी है। कल के दिन भी काफ़ी अच्छी तेजी थी, 2 दिन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ठीक है भाई, अगेन कह रहा हूँ वही मिस्टेक मत करना, कमेंट सेक्शन में आ ही जाते हैं, सर एंजल वन खरीदे क्या, एंजल वन खरीदे क्यों, ये तेजी देखकर। अरे भाई बिजनेस को देखो, बिजनेस अच्छा लगता है तो उसके हिसाब से आप विचार कर सकते हो। सो एंजल वन की अगर हम लोग बात करें तो आपको बताइए, मोतीलाल ओसवाल ने कल के दिन जो रिपोर्ट निकाली थी उसको भी हम लोगों ने कवर किया था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जीरोधा लगातार यहाँ पे नीचे नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ग्रो की बात करें, एंजल वन की बात करें, ठीक है, वो लगातार हम लोग को ऊपर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी बाकी के शेयर्स तो बाजार में लिस्टेड तो है नहीं, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, तो इसलिए एंजल वन को ही हम लोग स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। अगर ग्रो का शेयर अगर आज बाजार में होता देन माइट भी वहाँ पे भी हम लोग को एक अच्छा अपमेंट देखने को शायद से यहाँ पे मिल सकता था। प्लस एंजल वन की अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट इनके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, तो नेगेटिव पॉइंट आपको पता ही है कि अगर सेबी जिस प्रकार से बोल रहा है कि एफएनओ के ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन डालेंगे तो फिर इनके लिए वो नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। प्लस एक्सचेंज से रिलेटेड इनका जो एक हम लोगों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के चलते पैसे जो मिलते थे वो भी एक फिक्स चार्ज के हिसाब से ही कर दिया, तो इस चीज़ के चलते रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे जरूर यहाँ पे देखे हैं। सो इसी चीज़ को यहाँ पे कोप अप करने के लिए, वो गैप को फिल करने के लिए, ठीक है, तो ये कौन सा अभी एक अच्छा दाव यहाँ पे खेल रहे, तो आपको पता है बाकी इंडस्ट्री फाइनेंस से रिलेटेड जो जुड़ी हुई है वहाँ पे एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें, देन एनबीएफसी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज से रिलेटेड इनका बिजनेस वापस से वो कलेक्शन करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले, तो वहाँ से वो पैसा कमाने का फोकस यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते अच्छे खासे क्लाइंट बेस इनका यहाँ पे बढ़ रहा है, एक्टिव क्लाइंट यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट भी थी कि उन्होंने ये भी कहा कि एंजल वन को मतलब उन्होंने बाय रेटिंग दे दी। किसकी बात करें, मोतीलाल ओसवाल की हम लोग बात करें, एंड उन्होंने तो टारगेट प्राइस तो उनका 3,300 यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस चीज़ के चलते बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ऑब्वियसली अभी पॉजिटिव बोला है तो इसलिए पॉजिटिव, कभी नेगेटिव बोल देते तो नेगेटिव, तो ये डिपेंड करता है बड़े प्लेयर्स की जो दिशा है वो किस और हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली आप चाहो तो इस चीज़ के चलते इस कंपनी को स्टडी कर सकते। छोटी कंपनी, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो याद रखना जब भी करेक्शन भी आएगा तो भी वो बड़ा देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी आप यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस यहाँ पे कर चुके होंगे। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ बिजनेस के ऊपर फोकस यहाँ पे होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें चार्ट पैटर्न, कितना प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत रख लेना। बिजनेस अच्छा लगता है तो उस हिसाब से आप लोगों ने किसी भी कंपनी में आगे जाना है या नहीं जाना है उस हिसाब से विचार करना होता है। आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर दोस्तों, जो कि है हिंडनबर्ग, सेबी, अदानी। ठीक है, सो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी, काफ़ी सारे एलिगेशंस यहाँ पे लगाए थे, और एलिगेशन इस वक्त सेबी चीफ की ओर हम लोग को देखने को मिले थे। रिपोर्ट के जरिए हम लोग को काफ़ी सारी खबरें भी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, तो रिपोर्ट के जरिए पहली खबर कौन सी आई थी कि सेबी चीफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो सकता है करके, ऐसी रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी आज के दिन ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए चल रही है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, सेबी इन्हीं के अंडर हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। तो उन्होंने फिलहाल तो डिनाई कर दिया, जो सोर्सेज के हिसाब से जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी ये पे बता रहे हैं कि वो भी डिनाई यहाँ पे कर रहे हैं। कौन सा,
कि नो प्लान टू इन्वेस्टिगेट बुश ओवर द हिंडनबर्ग रो। मतलब जो बातें यहाँ पे बोली जा रही है बाजार में कि शायद से कुछ अलग पैनल बनाया जा रहा है कि उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तो ऐसा रिपोर्ट के जरिए भी बताया जा रहा है कि ऐसा कोई भी फिलहाल तो विचार यहाँ पे प्लान यहाँ पे नहीं किया जा रहा है करके। तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी खबरें, ये भी सारी खबरें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अभी आगे क्या होता है करके, बट डेफिनेटली ये जो मामला है वो काफ़ी लंबा चौड़ा चलता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इसमें अदानी ग्रुप के जो शेयर होल्डर्स है, इनको काफ़ी सारे कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, खास करके अनसर्टिनिटी। आगे क्या होगा, बिग क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा गया, मान लीजिए अगर एक सेकंड के लिए अगर ये इन्वेस्टिगेशन हो जाता है सेबी चीफ के अगेंस्ट, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली वो मुद्दा वो सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाएंगे, ठीक है। उनकी केस फिर अपोजिशन की वापस स्ट्रांग बन जाएगी। वो बोलेंगे कि देखो आपने जिनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो दिया था उनके ऊपर ही अभी केस आ रहा है करके, तो फिर वो वापस री इन्वेस्टिगेशन, रिकन्सिडरेशन का मामला सामने यहाँ पे रख सकते हैं करके। तो डेफिनेटली इस वक्त की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये जो मुद्दा है वो काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे खींचा जा सकता है। एंड ऐसा भी क्यों, क्योंकि अपोजिशंस की अगर हम लोग बात करें, इस वक्त स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली जब संसद भी होगा तो वापस वो उसके काफ़ी सारे डिमांड यहाँ पे सामने रखेंगे, जेपीसी की डिमांड यहाँ पे रखेंगे, पॉलिटिक्स बड़े लेवल पे होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये एक मुद्दा, एक कंक्लूजन तो बताता है कि आगे की जो जर्नी यहाँ पे रहने वाली है अदानी के स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी अनसर्टेनिटी वाली यहाँ पे रहने वाली है। एंड अनसर्टेनिटी आपको पता है मार्केट को यूजुअली पसंद नहीं होती है। सो देखना पड़ेगा कि भाई इस मुद्दे के ऊपर पूरा फुल स्टॉप कब लगता है करके, बट फिलहाल तो फुल स्टॉप लगने के चांसेस तो काफ़ी कम नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।